हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया का यूनिट 3 का पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। एंड जो पार्ट 6 हमारा होने वाला है उसमें हम राष्ट्रवादी राजनीति के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और उसने कैसे अपना विकास करा, आज के यूनिट के अंदर हम यही देखने वाले हैं। एंड अगर आपने इससे पहले की जो यूनिट्स है उसको वॉच नहीं करा है तो उसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, आप जाकर उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर्स के अच्छे से समझ आ जाए। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो एसवेल की बुक्स से ही लेके उससे प्रॉपर नोट्स बना के ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। एंड पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि मेनली आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है या किस किस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के अंदर बात करें तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष राष्ट्रीयता की भावना के विकास का सबसे प्रधान कारण अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति बढ़ते रोष एवं असंतोष था। यानी जो भारतीयों का जो असंतोष या रोष जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो ये था कि वो समाजवादी अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय समाज पर शोषण किया जा रहा था, भारतीय लोगों पर जो शोषण किया जा रहा था उसके विरुद्ध लोगों का काफ़ी ज़्यादा असंतोष था। ब्रिटिश राजनीतिक ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों ने भारतीयों को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा अंग्रेज शासन में नहीं हो सकती। यानी भारतीयों को अब ये समझ में आने लगा कि अगर भारतीयों को अपना विकास करना है तो उन्हें अब ब्रिटिश शासन से हटना होगा, ब्रिटिश शासन का विरोध करना होगा। अंग्रेजी सरकार ने अपने ही स्वार्थ से प्रेरित होकर भारत का शोषण कर रही थी। यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भारतीयों का प्रयोग कर रही थी। इस शोषण से किसान, शिल्प, मजदूर वर्ग, शिक्षित, मध्य वर्ग सभी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अंग्रेजी शासन ने सिर्फ रजवाड़े, जागीरदार, तालुकदार, महाजन एवं जमींदार को ही संतुष्ट और लाभान्वित किया था। यानी जो भी लाभान्वित हुए थे इससे या जिनको प्रॉफिट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ रजवाड़े, जमींदार, तालुकदार और महाजन ही थे जिसको इससे प्रॉफिट हुआ था या अंग्रेजों से प्रॉफिट हुआ था। एंड जितने भी ये वर्ग थे ये क्या करते थे, ये भी अंग्रेजों के साथ ही मिलकर भारतीयों का शोषण करते थे और बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ती बेरोजगारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार के नहीं होने से सुबोध थे। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग भी अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से प्रभावित होकर असंतुष्ट था। वास्तव में समस्त भारतीय समाज कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों को भारत के लिए एक अभिशाप मानता था और इसमें परिवर्तन या समाप्ति की आकांक्षा रखता था। लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि जब तक अंग्रेज रहेंगे उनका कल्याण नहीं होगा। वह ये भी समझते थे कि ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति के लिए शक्ति से अधिक जन समर्थन की ज़रूरत है। यानी वो ये भी समझ गए थे कि हमें बल से ज़्यादा जन समर्थन की ज़रूरत है और उसकी ही आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्र की भावना लोगों के दिलों में जो है अब घर बनाने लगी थी और लोग जो है वो जागरूक होने लगे थे और एक साथ मिलकर किसी भी प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी मतलब विरोध के लिए अब लोगों की सहमति हमें देखने को मिल रही थी। यानी लोगों को अब ये समझ में आने लगा था कि अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें एकजुट रह के कार्य करना पड़ेगा और अंग्रेजों के विरुद्ध अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो मेनली इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्र की भावना है उसका उदय कैसे हुआ, लोगों ने कैसे अपने आप को अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने का प्रयास करा। मेनली हम यही सारे कॉन्सेप्ट को इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्र की भावना के उदय के कारण। यानी भारतीय राष्ट्र की भावना का उदय जो हुआ वो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ और इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन की नीतियाँ। यानी ब्रिटिश शासन ने जो नीतियाँ अपनाई थी वो कौन कौन सी नीतियाँ थी जिससे भारतीयों का शोषण हुआ। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों ने भारतीयों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया और भारी कर व्यवस्था, देसी उद्योगों का विनाश और कृषि संकट से जनमानस को काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है देखना पड़ा था। इसके बाद बात करें आधुनिक शिक्षा का प्रसार। यानी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों
युवाओं को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे विचारों से परिचित कराया। मतलब जितने भी अंग्रेजों द्वारा जो वहाँ की जो मतलब जो पश्चिमी शिक्षा नीति थी, यानी वेस्टर्न शिक्षा नीति जो थी, उसको भारतीयों से काफ़ी मतलब उस शिक्षा से भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे विचारों को देखा, समझा तथा उससे भी अपने अंदर कई ज़्यादा कई कई नए विचार को भी अपने अंदर जागरूक करा। मैकुलिक शिक्षा नीति ने एक पढ़ो लिखो वर्ग तैयार किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाई। यानी जो भी पश्चिमी शिक्षा थी उसने भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता की भावना लाई और इसने काफ़ी ज़्यादा भारतीयों को पढ़ो लिखो के मतलब पढ़ने लिखने की तरफ जागरूक करा और एक नया एजुकेटेड वर्ग की शुरुआत करी। उसी समय संचार के साधनों का विकास भी देखने को मिला। रेल, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ और समाचार पत्रों ने भारत के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ा। इससे क्षेत्रीय सीमाएं टूटने लगी और एक अखिल भारतीय चेतना का विकास हुआ। यानी रेल, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ और जितने भी समाचार पत्र थे उसके शुरुआत होने की वजह से भारतीय लोग जो थे वो अब अपनी सीमाओं से हटकर एकजुट होने लगे और उन्होंने कई सारी बातों का विकास करा। एक जगह से दूसरी जगह अब संदेश का आदान प्रदान होने लगा। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अब हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिलने लगी थी, जिससे अब किसी भी तरीके की बात जो है हम एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते थे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि सुधारकों ने जातिवाद, सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तथा इनके द्वारा भारतीय समाज को आत्मसम्मान और जागरूकता की ओर अग्रसर किया गया तथा इनके द्वारा बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भी किए गए, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले की जो यूनिट फर्स्ट सेकंड है उसके अंदर हमने कवर कर लिया था। यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं। अब बात करें भारत में समान शोषण का अनुभव, यानी चाहे वह उत्तर भारत हो या दक्षिण, किसान हो या व्यापारी, सभी वर्गों को ब्रिटिश शासन में एक जैसा शोषण झेलना पड़ा। इस समान पीड़ा ने एक साझा पहचान और एकता की भावनाओं को जन्म दिया। यानी जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, चाहे वो दक्षिण में हो या उत्तर भारत में हो या व्यापारी हो, किसान हो, सबके साथ ही वो एक तरीके का शोषण करते थे, जिससे क्या था, इसने जो है एक साझा पहचान और एकता की भावना लोगों के अंदर जन्मी। यानी लोगों के अंदर ये हुआ कि भाई जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है वो सबके साथ कॉमनली कर रही है, सबके साथ ही वो शोषण कर रही है, तो हमें इनके विरुद्ध जो है अब आवाज उठानी होगी और इसका विरोध करना होगा। भारतीय प्रेस और साहित्य की बात करें तो अखबार, पत्रिकाओं और साहित्य ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। चाहे केसरी, अमर उजाला हो गया, बंगदूत हो गया या हिंदू जैसे प्रकाशन ने जनता को जागरूक किया। यानी धीरे धीरे अब समाज में जिस तरीके से प्रेस का विकास हो रहा था, अलग अलग न्यूज़पेपर छापे जा रहे थे, जिससे लोगों के अंदर और भी ज़्यादा जागरूक की भावना बढ़ रही थी और लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे थे और सभी कॉन्सेप्ट को अब समझ रहे थे कि बेसिकली अगर हमें अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है तो हमें अब एकजुट रहकर ही कार्य करना होगा। इसके बाद बात करें 1857 की क्रांति। हालांकि यह असफल रही, लेकिन इसने अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट संघर्ष की एक पहली झलक दिखाई और आगे के आंदोलन की नींव रखी। यानी 1857 की क्रांति ही एक ऐसी क्रांति थी जिसके बाद भारतीयों को अब ये समझ में आने लगा था कि अगर हम एकजुट रहकर कार्य करेंगे, एक साथ रहकर कार्य करेंगे, तो हम अंग्रेजों से जरूर जीत सकते हैं। और इसी ने ही क्या करा, एक पहली झलक दिखाई जो कि आगे चलकर काफी बड़े आंदोलन का रूप लेकर अंग्रेजों को देश से भगाने का कार्य करा। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई। यानी कांग्रेस ने भारतीयों को एक मंच प्रदान किया जहां वे अपने विचार रख सकते थे और संगठित रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठा सकते थे। यानी पहली जो उस समय की पहली जो पार्टी थी वो थी राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने क्या करा, भारतीयों को एक मंच प्रदान करा जहां पे लोग अपने विचारों को, अपने बातों को, अपने पक्ष को रख सकते थे और किसी भी प्रकार की अपनी समस्याओं के खिलाफ जो है मतलब वहां पे अपना एक विरोध जो है प्रकट कर सकते थे। मध्य वर्ग की चेतना का विकास हुआ। यानी जितने भी मिडिल क्लास वर्ग था उसने भी अपने थिंकर्स, अपने मतलब विचार्स को, अपने थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने का
कार्य करा। मध्य वर्ग की चेतना का विकास का अर्थ है यानी भारतीय समाज के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटना है। इसका उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। इसने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन सहित अनेक क्षेत्र में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। मध्य वर्ग का अर्थ है कि मध्य वर्ग से तात्पर्य उन शिक्षित जागरूक लोगों से है जो ना तो अत्यंत धनी थे और ना ही पूर्णतः निर्धन थे। इसमें शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और नवशिक्षित युवा वर्ग शामिल थे। यानी मध्य वर्ग के अंदर वो लोग थे जो ना तो ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, लेकिन वो ऐसे वर्ग से आते थे जो कि शिक्षक थे, वकील थे, पत्रकार थे, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी थे, या मतलब शिक्षित वर्ग से आते थे जो सारे कॉन्सेप्ट को, सारे जितने भी प्रोसेस होते थे सबको समझते थे और उनको किस तरीके से, किस बात पे किस तरीके का रिएक्शन देना है, वो सारे कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से समझते थे। क्या करा, मतलब भारतीयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करा। अब बात करें मध्य वर्ग की उत्पत्ति के कारण, यानी जो मध्य वर्ग, मिडिल क्लास की जो उत्पत्ति हुई थी वो क्यों हुई थी। इसका जो पहला कारण माना जाता है वो था पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। यानी जो पश्चिमी शिक्षा थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसार अपना कर रही थी। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसने एक नया शिक्षित वर्ग को जन्म दिया, जिसने स्वतंत्रता, समानता, आधुनिक विज्ञान और राष्ट्रवाद जैसे विचार को अपनाया। यानी पश्चिमी शिक्षा ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा, भारतीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक करा, चाहे वो स्वतंत्रता के हो गया या समानता या आधुनिक विज्ञान से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक करा। और उसने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब भारतीयों को किसी भी चीज़ को समझने, पढ़ने लिखने से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया और उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका, यानी प्रेस और समाचार पत्रों की भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका इसमें देखने को मिली। मध्य वर्गों ने समाचार पत्र, पत्रिकाओं, लेखकों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। यानी जनता को जागरूक करने का जो मेनली काम करा वो मिडिल क्लास वर्ग ने ही करा, जिन्होंने क्या करा, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करा कि अब हमें इस मतलब एक आंदोलन करना होगा और इस तरीके से हम एकजुट रह के अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकते हैं। नई नौकरी और आर्थिक अवसर, ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक और अन्य सरकारी पदों के लिए अब शिक्षित भारतीयों की जरूरत ने मध्य वर्ग को रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा भी दी। यानी जो है अब जो मध्य वर्ग जो है वो शिक्षित हो गया था, जिसके वजह से अब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उन्हें रोजगार के अवसर भी अब मिलने लगे थे। सुधार आंदोलन से जुड़े जुड़ाव की बात करें तो राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती आदि के आंदोलन से यह वर्ग जुड़ा और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। यानी मिडिल क्लास वर्ग ने काफी अहम भूमिका अपनी जो है उस समय निभाई थी। मध्य वर्ग की भूमिका और चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ उसकी बात करें तो राष्ट्रीयता का प्रचार, इस वर्ग ने विदेशी शासन के खिलाफ विचारशीलता और असंतोष को बढ़ावा दिया। राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करा, कांग्रेस के प्रारंभिक नेतृत्व में अधिकांश नेता इसी वर्ग से आए, जैसे दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि जितने भी प्रमुख नेता थे वो मध्य वर्ग से ही बिलोंग करते थे। सामाजिक सुधार की बात करें तो बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद के खिलाफ ये काफ़ी बड़ा अभियान मध्य वर्ग के द्वारा ही चलाया गया। शिक्षा और महिला जागरूकता की बात करें तो महिला की शिक्षा और अधिकारों को लेकर यह वर्ग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुआ। यानी महिला शिक्षा के खिलाफ भी इस वर्ग ने काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ उठाई और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया। विचारधात्मक स्पष्टता, इस वर्ग ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना तर्क और तथ्य के आधार पर, मतलब इन्होंने ब्रिटिश की आलोचना करी तर्क और तथ्य के आधार पर, जिससे एक संगठित चेतना की भी जन्म लिया। यानी मध्य वर्ग ने काफी अहम भूमिका निभाई थी उस समय के आंदोलन के अंदर। राष्ट्रवाद की प्रारंभिक सामाजिक और संगठनात्मक अभिव्यक्ति की बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो प्रारंभिक चरण था वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 20वीं सदी की शुरुआत तक देखा जा सकता है, जिसने सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और संगठित संस्थाओं की स्थापना के मध्य से उभरा। यह वह दौर था जब राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का रूप भी ले रहा था। यानी जो
ये राष्ट्रवाद के जो चरण था वो एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक चेतना थी जिसने लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा, लोगों को एकजुट रखने का प्रयास करा। सामाजिक अभिव्यक्ति की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन की, जो कि अलग अलग समाज सुधारकों के द्वारा चलाया गया। पहले में हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना करी गई। दूसरे दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि के खिलाफ काफी ज्यादा अभियान चलाए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा। इन आंदोलनों ने सामाजिक एकता और आत्मसम्मान की भावनाओं को जन्म दिया, जो राष्ट्रवाद की नींव आगे जाकर बनी। यानी सामाजिक अभिव्यक्ति में, यानी सामाजिक सुधार आंदोलन ने काफी ज्यादा जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा। राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या अन्य लोगों ने भी काफी ज्यादा लोगों को जगाने का प्रयास करा, चाहे वो सती प्रथा हो गया या बाल विवाह हो गया, इसके खिलाफ लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास उनके द्वारा काफी ज्यादा किया गया था। इसके बाद बात करें सांस्कृतिक जागरण की, तो स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लोगों ने भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास करा। जैसे बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत जो था वो राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रतीक बना। यानी जो वंदे मातरम जो गीत बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखा गया, उसने क्या करा, लोगों को राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए जागरूक करा और लोगों के अंदर काफी ज्यादा राष्ट्र के लिए मन मिटने का जागरूक करने का प्रयास करा। शिक्षा और प्रेस का योगदान की बात करें तो आधुनिक शिक्षा ने नए विचारों को जन्म दिया। यानी जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो नए एजुकेशन उस समय आ रही थी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी, उसने कई नए विचारों को जन्म दिया। समाचार पत्र जैसे केसरी, अमर, उज्जवल, हिंदू, बंगाली ने राष्ट्रवाद का प्रचार भी काफी जोरों शोरों से करा। यानी जितने भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं थी, प्रेस था, उसने भी काफी ज्यादा इन सब चीजों का प्रचार प्रसार करा। संगठनात्मक अभिव्यक्ति की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवादी राजनीति की सबसे अहम संगठनात्मक अभिव्यक्ति थी। प्रारंभ में यह एक मंच था जहां भारतीय नेता ब्रिटिश शासन से सुधारों की मांग करते थे। यानी शुरुआत में तो एक मंच टाइप का था जहां से जितने भी भारतीय नेता थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी भी कानून के लिए सुधारों की मांग करते थे। अन्य संगठनों की स्थापना भी हुई, जैसे भारतीय समाज, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा जैसे संगठनों ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और जन जागरूकता का भी कार्य करा। यह संगठन अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे, लेकिन एक अखिल भारतीय चेतना का निर्माण भी कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन की नींव की बात करें तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत जो है उस समय हो गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद एक संगठित जन आंदोलन के रूप में उभरी। इसने देश भर में संगठनों और समितियों और छात्र आंदोलनों को जन्म दिया। यानी स्वदेशी आंदोलन ने क्या करा, काफी ज्यादा नए आंदोलनों को जन्म दिया, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव की बात करें, यानी जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, उसने किस प्रकार से अपना प्रभाव रखा उसकी बात करें तो भारतीय समाज के पुनर्निर्माण, आधुनिक भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यह आंदोलन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता लाने, धर्म के शुद्धिकरण और राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायक बनी। सामाजिक जागरूकता और सुधार की बात करें तो इन आंदोलनों ने चाहे सती प्रथा हो, बाल विवाह या विधवा उत्पीड़न जैसे भेदभाव और स्त्री अशिक्षा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जनमत तैयार किया और विधवा विवाह, महिला शिक्षा और छुआछूत उन्मूलन जैसे सुधारों को सामाजिक स्वीकृति मिलने लगी। महिला सशक्तिकरण भी हमें देखने को मिला, यानी समाज में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को लेकर अब लोगों के अंदर काफी ज्यादा चेतना बढ़ी और लोग अब महिला शिक्षा के लिए, महिलाओं को पढ़ने के लिए भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन अब दे रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि कर्वे जैसे समाज सुधारकों ने स्त्रियों के लिए विद्यालय खोला,
और उनको जो है पुनर्विवाह और रोजगार के अवसर भी प्रदान करे। यानी जितने भी विधवा थे उनको पुनर्विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहन किया गया, उनको शिक्षा दी गई, उनको शिक्षित करने का भी प्रयास हमारे देश के जो विभिन्न विचारक थे उनके द्वारा किया गया। आर्थिक पुनर्जागरण की बात करें तो इन आंदोलनों ने अंधविश्वास, कर्मकांड और मूर्ति पूजा की आलोचना करी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज जैसे संगठनों ने धर्म को तर्क और नैतिकता से जोड़ने की कोशिश करी। यानी धर्म को उन्होंने तर्क और नैतिकता से अब जोड़ने का प्रयास करा और किसी भी बात को अब डायरेक्ट ना मानकर उस पर तर्क वितर्क करने का भी प्रयास करा। आधुनिक शिक्षा का भी प्रचार हमें देखने को मिला। सुधारकों ने पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान और तर्क को अपनाने के लिए प्रेरित करा। इसने एक नए शिक्षित मध्य वर्ग उभरे जिसने आगे चलकर राष्ट्रवादी आंदोलनों को दिशा दी। यानी जो आधुनिक शिक्षा थी उसने काफ़ी ज़्यादा जो है मध्य वर्गों को जो है प्रोत्साहित करा और उसी ने आगे जाकर जो है राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी दिशा दी। राष्ट्रीय एकता और चेतना का विकास हुआ। यानी धर्म, जाति और क्षेत्रीय भेदभाव को चुनौती देकर इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को एकजुट करने की कोशिश करी। इसने राष्ट्रवाद के बीज पड़े और भारतीयों में आत्मगौरव की भावना भी अब जागने लगी। यानी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एकजुट करने का प्रयास किया गया और लोग अब अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे और अपने देश को आज़ाद करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। औपनिवेशिक सत्ता के प्रति वैचारिक विरोध। कई सुधार आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित किया। इसने लोगों में स्वतंत्रता, स्वराज की भावनाओं को विकसित भी होने लगी। यानी इस सब आंदोलनों के होने के बाद लोगों के अंदर अब जो है स्वतंत्रता की भावना और स्वराज की भावना भी अब देखने को मिलने लगी। अब हम बात करें इसी के अंतर्गत लेटिन और रिपिन की प्रतिगामी नीतियों की। यानी लेटिन और रिपिन एक जो है इनकी द्वारा जो प्रतिगामी नीतियां थी वो किस प्रकार से थी इसकी बात करें तो लॉर्ड लेटिन जो कि भारत के वायसराय थे 1876 से लेके 1880 तक, और लॉर्ड रिपिन जो कि 1880 से लेकर 1884 के नीति ब्रिटिश शासन के दो अलग अलग प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। लिटिन की जो नीति थी जहां प्रतिगामी थी और दमनकारी मानी जाती थी, वहीं रिपिन की जो नीति थी वो अपेक्षाकृत प्रगतिशील और उदार थी। लेकिन कुछ जो है विवादास्पद निर्णय के कारण स्पिन की भी कुछ नीतियां भी हमें आलोचना के रूप में देखने को मिलती है। अब ये जो लिटिन और रिपिन थे ये बेसिकली दो व्यक्ति थे जो कि भारत के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय को लिया करते थे। भारतीय राष्ट्र की वृद्धि में लिटिन और रिपिन की प्रतीकतावादी नीति भी कम नहीं है। लिटिन ने अपने कार्यों से भारतीयों को घृणा और अपमानित किया। उसने भारत में ब्रिटेन से आयात किए गए कपड़ों पर आयात शुल्क को हटा दिया। यानी जो ब्रिटेन से आयात किए गए जितने भी कपड़े थे उस पर आयात शुल्क को उसने हटा दिया। उसने भारतीय राजस्व ने द्वितीय अफगान युद्ध को खर्च करा। यानी भारतीय का जो राजस्व था, भारतीय के अंदर जो भी पैसे थे उसको उसने जो है अफगान युद्ध में खर्च करा। और अमर्स एक्ट ने देशवासियों को हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी उन्होंने क्या करा, एक अमर्स एक्ट को जो है प्रभावित करा जिसके थ्रू क्या हुआ, जो अब हथियार रखने पर भी जो देश के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सबसे जो है दुखद बात यह थी कि जब पूरा भारत अकाल और भूखमरी से पीड़ित था, उसने क्या करा, दिल्ली में दरबार का आयोजन करा जिसमें धन की बौछार हुई और उसने भारतीयों को सिविल सर्विस में भी प्रवेश करने की उम्र बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। यानी जिस समय भारत भूखमरी को झेल रहा था, भूखे प्यासे भटक रहा था, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा जो है दिल्ली में दरबार लगाकर दरबारों का आयोजन करके उसमें काफ़ी ज़्यादा धन की जो है व्यर्थ करता था, काफ़ी ज़्यादा जो है उसको वेस्ट करता था। लैटिन के इन कर्मों पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि लॉर्ड लैटिन के प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने जनता को उसके उदासीनता के दृष्टिकोण से जगाया है और जनजीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। ठीक इसी तरह लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में एल्बर्ट बिल पर बहस और श्वेत विद्रोह ने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यानी जितने भी अलग अलग विद्रोह जो भारत के अन्य मतलब
भारत के बाहर जो विश्व में अन्य देशों में हो रहे थे, उसने भी भारतीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक करा कि अब हम भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे, क्रांति करेंगे और अपने देश को आज़ाद करेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय की बात करें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय जो है वो भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उभरा। ये राष्ट्रवाद का वह रूप था जो केवल शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों में विश्वास नहीं करता था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बल का प्रयोग, क्रांति और गुप्त संगठनों के माध्यम से भी कार्य करना चाहता था। यानी अब लोगों के अंदर जो है क्रांति करने की एक भावना जो है जागने लगी थी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारण की बात करें तो इसमें नरमपंथी नेताओं की नीति से असंतोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरमपंथी नेताओं की मॉडरेट नीति को युवा वर्ग ने कमजोर और निष्प्रभावी माना। केवल याचना और सुधार की मांग से स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली थी, ये भावना भी अब बढ़ने लगी। यानी जो युवा वर्ग थे उन्होंने अब ये माना कि किसी भी तरीके की याचना या सुधार की मांग से देश को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उनकी जो है अब हमें जो है लोगों को लड़ना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, खाली जो है उनसे मतलब किसी भी तरीके से विनती करके अब काम, रिक्वेस्ट करके काम अब नहीं चलने वाला है। बंगाल विभाजन की बात करें जो कि 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया। इसने जनता में गहरा आक्रोश फैला और युवाओं में उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी अब जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। विदेशी शोषण की स्पष्टता, यानी ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट, कृषि पर अत्याचार और औद्योगिकरण शोषण को अब जनता ने अच्छी तरह समझने लगी थी और ब्रिटिश सरकार की नीति अब खुलकर दमनकारी जो है लगने लगी थी। यानी जनता ब्रिटिश की जो दमनकारी नीति थी ब्रिटिश सरकार की, उसको अब और अच्छे से जो है वो समझने लगी थी कि ये वो हमारे हित के लिए नहीं है। पश्चिमी क्रांति और आंदोलनों से जो है उन्होंने प्रेरणा ली, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो गई या अमेरिका की क्रांति हो गई या आयरलैंड, इटली जैसे देशों के स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय युवाओं को प्रेरित करा। यानी जो अन्य बाहर के देशों में जो क्रांतियां हो रही थी उसने भारतीय लोगों को और भारतीय युवा वर्ग को विशेष रूप से जो है प्रभावित करा। भारतीय प्रेस और संहिता का जो है योगदान भी हमें इसमें देखने को मिलता है, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, सरोजिनी नायडू और अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक जैसे लेखक व नेताओं ने युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरणा दी और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता की बात करें तो गुप्त संगठन बनाए गए, जिसमें अनुशीलन समिति, युगांतर दल, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आदि का भी गठन किया गया। यानी विभिन्न प्रकार के अलग अलग संगठन बनाए गए जो कि क्रांति करने के लिए अब आगे बढ़ रही थी। क्रांतिकारी गतिविधियां जिसमें बम विस्फोट, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, जेल तोड़ना, हथियार जुटाना आदि भी अब लोगों के अंदर इसकी भावना भी अब जाग रही थी। यानी लोग अब क्रांति करने के लिए हथियार जुटा रहे थे, बम विस्फोटक बना रहे थे और इसमें जो प्रमुख नेता हमें देखने को मिलते हैं वो थे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, असफ उल खान और बुंटेश्वर दत्त और राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और खुदरीम बोस आदि जैसे अन्य भी बहुत सारे जो है प्रमुख नेता थे जिन्होंने क्रांति करने के लिए अब एक आवाज़ उठाई और कई सारे जो है कार्य करे। कई जगह पे जो है इन्होंने संगठन बनाया, कई जगह पे गोदाम बनाकर हथियार को रखा वहाँ पर, ताकि जो है अब विद्रोह को किसी भी तरीके से अंग्रेजों द्वारा दबाया ना जाए और वो जो है अपने देश को अब आज़ाद कर दे। और आज़ाद करवाने के लिए ही उन्होंने अपने आप को मतलब देश के प्रति शहीद कर दिया और ये हमारे जो है वीर क्रांतिकारी हमें देखने को मिलते हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस पार्ट से हमने देखा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय चेतना कैसे धीरे धीरे बढ़ी और ये चेतना मुख्य रूप से भारत में ब्रिटिश नीति से उत्पन्न हुई थी जो मध्य वर्गों को ही सीमित करती थी, जो कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नए युवक वर्ग का आरंभ किया। इन्हों के द्वारा भारतीयों में एकता की भावना बढ़ी और शुरू में कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल जो है वो नहीं था, इसका कोई
केंद्रीय कार्यकाल या नियमित सदस्यता जो है इसमें हमें नहीं देखने को मिलती है। इसके विचार बहुत शांत और उदार थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने सही कहा था कि बड़ी संस्था की शुरुआत अक्सर छोटी ही होती है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन ने रियासत प्राप्त करने के लिए राजा को याचिका देना और प्रार्थना करने के पुराने राष्ट्रवादी विचार को चिन्हित किया। साथ ही नरम दल के राजनीतिक कार्यक्रमों को खारिज कर दिया गया। इसने भारतीयों को स्वराज या स्वतंत्रता की इच्छा से दूर रखा और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादी भारत के खिलाफ संघर्ष करने को प्रेरित करा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारत में अंग्रेजों को परेशान जो है वो करता था, लेकिन यह उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता था, जैसे कि स्वदेशी खुली राजनीति ने किया। और ना ही जन लंबबंदी का कोई बड़ा खतरा हमें जो है पैदा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यानी मेनली ये कह सकते हैं कि बस अब ये जो है धीरे धीरे अब भारतीय लोग अब जागरूक हो रहे थे, लोगों के अंदर अब एक राष्ट्र चेतना, राष्ट्र भाव की भावना जो है अब जाग रही थी। लोग अब क्रांति करने, विरोध करने के खिलाफ अब बढ़ रहे थे, और किसी भी प्रकार से लोग अब अंग्रेजों के लिए या अंग्रेजों के द्वारा किसी भी प्रकार के नियम या कानून बनाए जो गए थे उसको अब पालन करने के खिलाफ थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो के अंदर जो है हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो पार्ट है उसको डिस्कस करा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। एंड आने वाले टाइम में हम जल्दी ही इसके और भी पार्ट्स लेके आने वाले हैं। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।